ही चल रहा है जी अपना रिवीजन। रिवीजन में हम क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन। आज किसकी बारी आ गई बेटा, डे 3 किसकी बारी आ गई, एनसीईआरटी क्वेश्चन फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी। राइट है, चैप्टर आपने पढ़ा है, कल इसकी शीट सॉल्व कर लोगे। अभी किस पे जा रहे हैं हम, क्वेश्चन पे। राइट है, पहले जो सॉल्व क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद अगले क्वेश्चन। ओके जी, सो लेट्स सी। सबसे पहले है एग्जांपल, अगर बुक आपके पास है आंसर आंसर कंफर्म कर देना, ठीक है। 3.1 ध्यान से सुनना, देखते हैं कैसे कैसे फार्मूले रिवाइज होते हैं इसमें। क्वेश्चन इज एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। किस पे क्वेश्चन आ गया बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे आ गया। तो क्या फाइंड करनी है हमने, ड्रिफ्ट स्पीड फाइंड करनी है ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन कॉपर वायर हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज, ए दे दिया क्वेश्चन में, कैरिंग ए करंट ऑफ बेटा 1.5 एम्पियर दे दिया। assume that each copper atom contributes roughly 1 conduction electron, डेंसिटी दे रखी है, कॉपर की क्या दे रखी है बेटा, डेंसिटी दे रखी है। तो क्वेश्चन में बेटा अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें क्या करनी है बेटा, कैलकुलेट करनी है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है, 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1.5 एम्पियर। नंबर डेंसिटी कितनी दे रखी है, 9 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। और एटॉमिक मास कितना दे रखा है बेटा, इट इज 63.5 यूनिट। कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड विद थर्मल स्पीड्स ऑफ कॉपर एटम्स, ओके, एंड ऑर्डिनरी टेम्परेचर स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्शन। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, कई चीजें इसमें। सबसे पहला पार्ट ध्यान से सुनना बेटा, सबसे पहले पार्ट में क्या मांग ली उसने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट किसके इक्वल होता है बेटा, करंट इज इक्वल टू ए एन ई इंटू वी डी। जल्दी बोलो ओके। मांगा क्या उसने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस क्वेश्चन में क्योंकि एरिया गिवन था ना बेटा, एरिया और आई गिवन था, और कोई आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। क्या फार्मूला यूज होना है, आई इज इक्वल टू ए इंटू एन इंटू ई इंटू वी डी। ठीक है जी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसने मांगी है, किसके इक्वल होगी, करंट डिवाइडेड बाय, ठीक है। साथ में क्या गया बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, साथ में क्या आ गया, एन आ गया, साथ में क्या आ गया, ई आ गया। जल्दी बताओ, आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी, फार्मूला सुना है कि नहीं सुना, ठीक है। उसने क्या दे दिया, करंट, वैल्यू पुट कर दूंगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब चेक करें एन दिया है कि नहीं दिया, कहता डेंसिटी ऑफ कॉपर दे रखी है, कॉपर वायर क्रॉस सेक्शन एरिया दिस, कैरिंग ए करंट दिस, एज्यूम दैट ईच कॉपर रफली कंडक्शन एक्टर, डेंसिटी ऑफ कॉपर इज इतनी एंड एटॉमिक मास इज, ओके। ये मैंने गलत लिख दिया। उसने क्वेश्चन में नंबर डेंसिटी नहीं, क्या दे रखी है, डेंसिटी। जल्दी बोलो, ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है, आता है ये। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला ये यूज कर लिया, आई डिवाइडेड बाय ए इंटू एन इंटू ई। ए उसने गिवन है, ई गिवन है, लेकिन एन नहीं ना गिवन भाई, एन का क्या करोगे। अब एन के लिए सोच, नंबर डेंसिटी किसके इक्वल होता है, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ऊपर क्या आ गया बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सुन रहे हो मेरी बात, क्वेश्चन में उसने बोल रखा है, हम मान के चलते हैं एक एटम एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। क्या मान के चलते हैं, एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, एक एटम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम आ गया कि नहीं, जल्दी बोलो, समझे कि नहीं। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम, तो जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने एटम। अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स कैसे ढूंढ सकते हो, पूरी की पूरी में नंबर ऑफ एटम्स अगर ढूंढने हो ओवरऑल, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। जल्दी बता, समझ में लग गया। ये जो छोटा एन मैं यूज कर रहा हूं, ये क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। नीचे क्या है, वॉल्यूम। जल्दी बताओ, जवाब दो, ओके चल रहा है सब कुछ। तो एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, जल्दी बता, इट इज मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, साथ में क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर, नीचे क्या चल रही है, वॉल्यूम। जल्दी बताओ, ध्यान से समझ गए कि नहीं। मास किस में लेना होता है, ग्राम्स में लेना होता है जब आपको मोलर मास फाइंड करना है। जल्दी बोलो, डन है डन है डन है, ठीक है। अब ये चीज बेटा किसके इक्वल है, चेक कर, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी होती है। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी होती है कि नहीं।
तो बेटा नंबर डेंसिटी किसके इक्वल आ गई, रो इंटू एन ए डिवाइडेड बाय एम आ गई कि नहीं, मेरी बात फॉलो कर गए कि नहीं, फार्मूला बना के रख लो, पहले भी बता रखा है लेकिन अब देख लो इसको। अगर क्वेश्चन बिल्कुल सीधा साधा आ गया, उसने बोला कि भाई एरिया दिया हुआ है, ई दिया हुआ और नंबर डेंसिटी दी होती तो भी यही वैल्यू पुट कर देते, लेकिन उसने नंबर डेंसिटी नहीं दे रखी। इस फार्मूले को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी अगर बेटा बनाना हो, इस फार्मूले को अगर इन टर्म्स ऑफ क्या बनाना हो, डेंसिटी बनाना हो, तो वीडी किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय, इट विल बी इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय ए की जगह ए आ जाएगा, ठीक है। नंबर डेंसिटी की जगह क्या आ गया, रो, सुन रहे हो बात को कि नहीं, आई डिवाइडेड बाय ए इंटू एन इंटू ई, इसकी जगह क्या आ जाएगा आपके पास, रो एन ए, और ऊपर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। दोनों फॉर्मेट में याद रखना है, मतलब ये काम आता है, ये क्वेश्चन की मतलब खास बात है कि कभी कभी वो इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी बोल लेगा, कभी कभी इन टर्म्स ऑफ क्या बोलेगा, डेंसिटी बोलेगा। तो ये वाला फार्मूला है ना, आपने इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी भी बना के रखी लो, आई इज इक्वल टू ए, एन की जगह क्या है, रो एन ए बाय एम, रो एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय एम, साथ में क्या हो गया ई, साथ में क्या हो गया वी डी। जल्दी बोलो, वैल्यू पुट कर आंसर निकाल सकते हो, बोला तो करो, थोड़ा रिस्पॉन्स चाहिए मेरे को बेटा क्लास में, ठीक है। मान लो तुमने इसको सॉल्व किया और आंसर निकाल लिया, सब कुछ दे रखा है इसमें, ठीक है। आई क्वेश्चन में दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है 63.5, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है, डेंसिटी भी दे रखी है, एन ए की वैल्यू पुट कर दोगे, कर दोगे। मान लो तुमने वैल्यू पुट कर दी, इसको सॉल्व किया, तो बेटा इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, इसने नंबर डेंसिटी देखो साइड पे निकाल ली, मैंने तुम्हें फार्मूला ही बना कर दे दिया, ठीक है। जो आपका आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1.1 मिलीमीटर पर सेकंड आ रहा है। इसको सॉल्व किया, वैल्यू पुट कर ली, तो आंसर कितना आ गया, मैंने इन्होंने अलग निकाली है, मैंने तुम्हें फार्मूला बना के दे दिया, सीधे डेंसिटी पुट करो फार्मूले में, राइट है। 1.1 मिलीमीटर पर सेकंड आ गई, तो पॉइंट क्या निकल कर आ रहा है बेटा, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड है। पॉइंट ये है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है उसका ऑर्डर 10⁻³ या 4 चलता है, ठीक है। ये -3 मीटर पर सेकंड हुई ना, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, वेरी वेरी लेस होती है। इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं वो क्या है, स्पीड वेरी वेरी लेस स्पीड है, ये समझो बात, ठीक है जी। तो ये बहुत कम होती है। अब इस पे 2-4 क्वेश्चन उसने और पूछ रखे, ओके। एनसीईआरटी का ये है कि हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन करना है, सोल्यूशन तो हमने अपना ही करना है, वो अपने तरीके से करा दिया, हम अपने तरीके से करेंगे कोशिश, ओके। अगली बात, फर्स्ट पार्ट हाँ या ना में जवाब दो, सुन लिया तुमने क्लियरली, बिल्कुल अंदर डूब के करने हैं क्वेश्चन, जैसे पिछले 2-3 दिनों में किए हैं, राइट है। मान लो तुमने आंसर निकाल लिया, आंसर भी आ गया, अब उसमें बोला है कि कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन अबव विद थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम्स, हमने आपको एक टॉपिक पढ़ा रखा है, यहां आपको पता होना चाहिए कि जब तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया हुआ तो करंट जीरो है, जब बैटरी नहीं लगाई, लेकिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी जीरो नहीं है, वो अभी भी भाग रहे हैं, लेकिन कैसे भाग रहे हैं, रैंडमली भाग रहे हैं, ठीक है। दे आर रैंडमली मूविंग टुवर्ड्स इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। जिस वेलोसिटी से भाग रहे हैं उसको कौन सी वेलोसिटी कहते हैं, थर्मल स्पीड कहते हैं। कौन सी वेलोसिटी कहते हैं, थर्मल स्पीड कहते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने एक आरएमएस स्पीड पढ़ी होगी, तो बेटा पार्टिकल्स की जो थर्मल स्पीड है उसका फार्मूला क्या लिया जाता है, 3 kT/m। क्या लिया जाता है, 3 kT/m। नोट कर भाई, 3 kT/m, जिसमें k क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T हो गया टेम्परेचर, m होता है मास ऑफ पार्टिकल्स। यहां पे मास कौन है, इलेक्ट्रॉन का है, तो किसका लेना पड़ेगा मास, वैसे गैस का मास होता है, गैस के पार्टिकल्स का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनो, एनसीईआरटी का टिपिकल क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड कई बार बात पूछी हुई है, राइट है। तो इट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली कितनी आ जाएगी आपकी, 8.314 होता है, 6 से 1.3 इंटू 10⁻23 के +23 के करीब आ जाएगी, क्योंकि नीचे आ गया ना,
एवोगैड्रो नंबर -23 होता है ना, नहीं सॉरी, एवोगैड्रो नंबर में 23 होता है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये -23 के करीब आ जाएगा। जल्दी बोलो, समझ रहे हो बात को? ठीक है, एम की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दें, के की जगह बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दें, टी की जगह रूम टेम्परेचर पुट कर दें। रूम टेम्परेचर कितना ले सकते हैं हम? 300 केल्विन ले सकते हैं। रूम टेम्परेचर पुट कर दें। अगर इसको सॉल्व करो तो वी विल ऑब्टेन थर्मल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बी पार्ट है, सुन रहे हो? बी पार्ट में आपके पास एनसीईआरटी में इसका सोल्यूशन दे रखा है, मैंने अपने हिसाब से इसको समझू दिया। ठीक है, क्या फार्मूला होता है? √3 kT बाय, मतलब एनर्जी का फार्मूला 3/2 kT होता है, एनर्जी kT बाय m होता है। इसको सॉल्व किया जब तुमने, तो ये आएगी, अगर सॉल्व कर लो कितनी आ जाएगी? 2 × 10⁻²मीटर/सेकंड आ जाएगी। ठीक है, बैक टू बैक 2-3 क्वेश्चन है, बड़े काम के क्वेश्चन। कितनी आ जाएगी बेटा? 2 × 10⁻²मीटर/सेकंड आ जाएगा इसका। ठीक है, उसने बोला था जो ड्रिफ्ट स्पीड आई है, कितनी आई थी मेरी ड्रिफ्ट स्पीड? 1.1 × 10⁻³ आई थी ना, और ये कितनी आएगी? 2 × 10⁻² आएगी ना। देखिए -3 है, ये 10 की +2 है, तो 10 की पावर +5 का फर्क आ गया कि नहीं? जल्दी बोल, समझ गए कि नहीं? कितना फर्क आ गया? 10 की पावर +5 का फर्क आ गया कि नहीं? मतलब अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हो तो भी भाग रहे हैं इधर उधर, और जिस स्पीड से भाग रहे हैं वो इतनी आ रही है, लेकिन करंट क्या आ रहा है? 0। इतना तेज भागने के बावजूद भी थर्मल स्पीड वेरी हाई है, फिर भी करंट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है भाई? जितनी मर्जी स्पीड हो, रैंडम है ना, अगर 4 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो 4 इधर भी जा रहे हैं, नेट फ्लो ऑफ चार्ज कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। लेकिन जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो इतनी कम है, फिर भी करंट आ रहा है, फिर भी करंट अच्छा खासा आएगा। तो बेटा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इतनी कम होने के पहले, सेकंड पार्ट का आंसर तो मैंने दे दिया, कंपेयर किया तो इतना फर्क है भाई। असल में वो तुमसे समझाना क्या चाहता है तुम्हें, या तुमसे पूछना क्या चाहता है कि तुम्हें पूरी बात क्लियर भी है कि नहीं? तो पॉइंट ये है कि ड्रिफ्ट स्पीड भले ही इतनी कम है फिर भी करंट बनाएगी, राइट? और थर्मल स्पीड भले इतनी ज्यादा है फिर भी करंट नहीं बनता। अब पॉइंट ये आता है कि इतनी ज्यादा कम स्पीड होने के बावजूद भी करंट इतनी जल्दी कैसे फ्लो हो जाता है? ठीक है, इतनी ज्यादा होने के कारण भी करंट इतनी जल्दी कैसे फ्लो हो जाता है? पॉइंट ये है। तो भाई करंट इतनी जल्दी इसलिए फ्लो हो जाता है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, देयर आर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट फ्लो करवाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड पे नहीं जाना, बस इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगना चाहिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन चल पड़ेगा, उधर वाला अपना चल पड़ेगा, करंट चल पड़ेगा। ठीक है, हर एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा 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 भी चल पड़े तो करंट चल पड़ा। हो गया क्लियर कि नहीं? तो एक ये बात। अगले पार्ट में उसने पूछा था कि क्वेश्चन में था, एक तो थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर को कंपेयर करो, दूसरा कंपेयर द स्पीड ऑब्टेन विद स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेट विद स्पीड ऑफ लाइट, समझ गए कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेट विद स्पीड ऑफ लाइट। तो कहोगे कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्पीड ऑफ लाइट से प्रोपेगेट कर जाता है, लेकिन इनकी ड्रिफ्ट स्पीड तो बड़ी कम होती है। ठीक है, समझ लग गया? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण असल में क्या हो रहा है? ड्रिफ्ट मोशन हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड ऑफ लाइट से फैला है, इलेक्ट्रॉन नहीं स्पीड ऑफ लाइट से गए। समझ गए? क्वेश्चन आ जाता है वही जो मैं पूछ रहा था कि फिर करंट इतनी तेजी से कैसे चलता है? करंट इतनी तेजी से ऐसे चलता है कि स्विच ऑन करते ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड ऑफ लाइट से फैल गया। हर एक इलेक्ट्रॉन को कितनी देर में सिग्नल पहुंच गया? स्पीड ऑफ लाइट से चला है तो बहुत जल्दी पहुंच गया। ठीक है, अब ये भले ही ये वाला इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचे ना पहुंचे, करंट तो चल पड़ा। जल्दी बोलो, समझ गए बात कि नहीं? क्वेश्चन का कंसेप्ट पता लगा? वो एक ही क्वेश्चन में 10 बातें पूछ रहा है तुमसे। वो 9 ही क्वेश्चन है, लेकिन 9 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन के काबिल बनेंगे ये। जल्दी बोलो, पहला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर, समझ लग गया? ओके, सारे पार्ट करा दिए। अब ये क्वेश्चन है 3.2, बड़ा सही क्वेश्चन है। इसके ई पार्ट है, सारा कंसेप्चुअल है। कंसेप्चुअल मतलब आपको इसके आंसर पढ़ने चाहिए। ठीक है, मैं तो यहां पे सारे एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन इसके आंसर ना बढ़िया से जाकर पढ़ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पिछला क्वेश्चन है उसी के साथ कंपेयर करके कहता है कि इन एग्जांपल 3.1 पढ़ना जरा, मैं कैसे मार लूं जरा। सही है, ओके।
द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज एस्टिमेटेड टू बी ओनली फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड। जो बातें मैं समझा चुका हूं अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। कहता है इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट बहुत कम है फॉर करंट इन द रेंज ऑफ ए फ्यू एम्पियर, हाउ देन इज करंट एस्टेब्लिश ऑलमोस्ट इंस्टेंट इफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज। तो वो मैंने बता दिया कि करंट फ्लो होने के लिए पार्टिकल्स को नहीं चलना, बस हर एक को सिग्नल मिलना चाहिए। एंड वो कैसे मिलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड से, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्रेड्स विद स्पीड ऑफ लाइट। जल्दी बोलो, समझे हो कि नहीं? अब इसका स्टैंडर्ड आंसर पढ़ लो एक बार। स्टैंडर्ड आंसर कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अरेंज्ड थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली विद स्पीड ऑफ लाइट। आ गया। कॉजिंग एट एवरी पॉइंट अ लोकल इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, हर इलेक्ट्रॉन एकदम हिल जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ करंट डज नॉट हैव टू वेट फॉर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर ट्रेवलिंग टू द अदर एंड। जो मैंने बोला बिल्कुल वही लिखा हुआ। समझ गए कि करंट के लिए एक एंड से दूसरे एंड जाने की जरूरत नहीं है। हाउ एवर इट डज टेक अ लिटिल वाइल फॉर द करंट टू रीच द स्टेडी स्टेट वैल्यू। मतलब लास्ट में उसने बोला हुआ है, हाँ करंट एकदम जब शुरू होता है तो ड्रिफ्ट स्पीड अटेन करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, एक स्टेडी स्टेट अटेन करने में भी कोई टाइम नहीं लगता। जल्दी बताओ, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप पहले इनके आंसर पढ़ के रखो, दिमाग ना लड़ाना पड़े एग्जाम में ज्यादा। पहले पढ़ के रख लो ढंग से। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता था? इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेस ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट क्यों अराइज होती है? इट अराइजेस ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। तो कहता है इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट क्यों अराइज होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग गया है, Q इंटू ई, यानी E इंटू ई। ठीक है, यानी उन पे जो फोर्स कितना लगा है, Q इंटू ई लग गया, इसके कारण इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट मिलती है। ओके, बट फोर्स शुड कॉज एक्सीलरेशन। लेकिन कहता है फोर्स के कारण तो क्या मिलनी चाहिए? एक्सीलरेशन। व्हाई देन डू द इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर अ स्टेडी एवरेज स्पीड। कहता है कि फोर्स जो है, फोर्स के कारण तो एक्सीलरेशन लगती रहनी चाहिए। लगती रहनी चाहिए मतलब स्पीड बढ़ती रहनी चाहिए। लेकिन फिर एक स्टेडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या है? तो उसका कंसेप्ट यह है कि आप इसका आंसर दे सकते हो कि भाई एक्सीलरेशन तो है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन। कोलिजन के कारण स्पीड कम भी होती रहती है, जिसके कारण ओवरऑल एक एवरेज सी ड्रिफ्ट स्पीड की ही बात करनी पड़ती है। जल्दी बोले, पॉइंट फॉलो किया कि नहीं? अब इसका क्या पढ़ लो, स्टैंडर्ड आंसर पढ़ लो। कहता है ईच फ्री इलेक्ट्रॉन डज एक्सीलरेट। कोई शक वाली बात नहीं है, ईच फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करता है, इंक्रीजिंग इट स्पीड अंटिल इट कोलाइड्स विद अ पॉजिटिव आयन। अगर कोलिजन ना होती तो बढ़ती रहती, लेकिन कोलिजन हो जाती है। इट लूजेस इट्स ड्रिफ्ट स्पीड आफ्टर कोलिजन बट स्टार्ट्स टू एक्सीलरेट एंड इंक्रीज इट्स ड्रिफ्ट स्पीड अगेन ओनली टू सफर कोलिजन अगेन एंड सो ऑन। स्पीड बढ़ती भी है, घटती भी है, बढ़ती है, घटती रहती है। ऑन द एवरेज देयरफॉर इलेक्ट्रॉन ओनली अ ड्रिफ्ट स्पीड। जल्दी बोलो, समझ रहे हो बात को कि नहीं? ठीक है जी, ओके। अगला पार्ट कहता है सी, इफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी कम है एंड इलेक्ट्रॉन चार्ज भी कौन सा बहुत ज्यादा है, 10⁻⁻, हाउ कैन वी स्टिल ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट? इसका क्या आंसर दोगे? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा, बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। सिंपल, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज एनॉर्मस। क्या शब्द इस्तेमाल कर दिया इसने? एनॉर्मस, मतलब कि बहुत बहुत ज्यादा है। कितनी है डेंसिटी इसकी? आमतौर पर जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स, उनकी नंबर डेंसिटी कितनी होती है? 10⁻29 पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, 10⁻29 पर मीटर क्यूब। भाई कॉपी रख लो साथ में, ठीक है, कॉपी रख लो और थोड़ा बहुत लिखे लिखे चलो। अब बस क्लास चल पड़ी तो मतलब चल पड़ी है, अब कोई दूसरी ऑप्शन तुम्हारे पास है नहीं है। तो ऐसे रोए से मुंह बना के बीच बीच में मरने लग जाते हो, वो मत करो। ठीक है, बिल्कुल है ना, अलर्ट रहो। मैं जब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें क्या तकलीफ है? मेरे पास क्या चाय भी है, चाय नहीं कॉफी है। कॉफी कहते हो, कॉफी पिलवा देते हैं, नहीं नहीं तो लेकिन हाँ, बैठो पूरे अलर्ट हो गए। अगला क्वेश्चन देखो, बाय नो मीन्स, ये तो आंसर है। क्वेश्चन डी,
कहता है व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन ए मेटल फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, मेटल किधर से किधर, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाते हैं, लोअर टू, वैसे हाई टू लो ही जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है ना बेटा, उसने तो नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करना है। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन ए मेटल फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, इट मीन दैट ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द मेटल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। क्या इलेक्ट्रॉन सारे के सारे सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं? नहीं भैया, हर पल क्या हो रही है, कोलिजन हो रही है। हर पल होने वाली कोलिजन के कारण इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। ओवरऑल तो इनका पाथ कैसा माना जाता है, जिगजैग बनता है, लेकिन उसको कर्व्ड पाथ माना जाएगा वैसे, ठीक है। वो जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, जो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, सुनिए, उसकी तो लाइन स्ट्रेट रह सकती है, लेकिन कोलिजन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर को लगा हुआ है तो दुनिया भर के इलेक्ट्रॉन तो रैंडम स्पीड से है ना, कोई कोलिजन के बाद इधर को मुड़ रहा है, जब इधर को मुड़ रहा है तो फील्ड इधर को है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे मोड़ेगा ना, जल्दी बोलो समझे कि नहीं, तो उसका पाथ कैसा बनेगा, कर्व्ड पाथ। कोलिजन हो जाएगी, उसके बाद भी कर्व्ड हो जाएगा, फिर कोलिजन हो जाएगी, उसके बाद भी क्या हो जाएगा, कर्व्ड हो जाएगा, स्ट्रेट तो हो ही नहीं सकता। कुछ इलेक्ट्रॉन का हो सकता है जो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है उसी डायरेक्शन में उस वक्त जा रहे थे, उनका बस क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। जो और किसी डायरेक्शन में जा रहा था उनको उस डायरेक्शन में मोड़ने के लिए पाथ कैसा हो जाएगा, कर्व्ड हो जाएगा। बोलो डन हो गया। क्या आंसर दे रहा है, आंसर भी पढ़ लो। बाय नो मीन्स, मतलब लैंग्वेज देखो क्या एनसीईआरटी वाला यूज कर रहा है, बिल्कुल है क्लासिकल लैंग्वेज। यहाँ पे क्या शब्द इस्तेमाल करता है, एनॉर्मस, एनॉर्मस। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बाय नो मीन्स, मतलब हो ही नहीं सकता, बाय नो मीन्स हो ही नहीं सकता। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी सुपरपोज ओवर अ लार्ज रैंडम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उसने बोला था क्या उनका मोशन स्ट्रेट लाइन है, मैंने कहा नहीं स्ट्रेट लाइन नहीं है। फिर मैंने उसको एक्सप्लेन करते हुए बोला ओवरऑल जिगजैग टाइप बनेगा, लेकिन एक कोलिजन और दूसरी कोलिजन के बीच में भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो भी कैसा होगा, कर्व्ड हो, ठीक है। आगे क्या बोला, आर द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइंस बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। हाँ अब देखो, जो बात मैंने बता दी वही है, ओवरऑल तो इसका पाथ ऐसे जिगजैग टाइप बोलते हैं हम, समझे, लेकिन उसने बोला क्या एक कोलिजन और दूसरी कोलिजन के बीच में स्ट्रेट लाइन है, तो उसका मैं जवाब दे चुका हूं। जो तो उस वक्त सीधे जा रहे थे उनका जरूर हो सकता है, लेकिन जो उस वक्त सीधे नहीं जा रहे थे उनका स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, उनका कैसा बनेगा, कर्व्ड बनेगा। तो आर द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन विद पॉजिटिव आयंस ऑफ द मेटल इन द एंड एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर फील्ड नहीं होता तो स्ट्रेट लाइन है, एक कोलिजन और दूसरी कोलिजन के बीच का। अगर फील्ड लगा हुआ है तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पाथ्स आर स्ट्रेट लाइंस, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पाथ्स आर जनरली कर्व्ड। जल्दी बताओ, ये 4-5 क्वेश्चन करके और इससे पिछला वाला क्वेश्चन करके कुछ दिमाग खुला कि नहीं? ये जो स्टार्टिंग से मैं कहता था कर लो यार एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लो कर लो कर, तो मतलब मुझे पता है ना उसके अंदर बथेरी बातें छुपी हुई, कोई बात नहीं, पहले नहीं होते होते अब सही। अब जो हो सकता था मैंने वो कर दिया ना, कि इतने दिनों में, अगले इन 15 दिनों में हम ये कर सकते हैं, ये कर लेते हैं। जल्दी बताओ, 2 क्वेश्चन हो गए, एन क्लैरिटी से सुन लिया, अब इनको पढ़ना भी जरूर, ठीक है, इनको पढ़ भी जरूर लेना बेटा। अब आते हैं एग्जाम्पल 3.3 पेज। ये क्या कहता है देखना, एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस नाइक्रोम फॉर हीटिंग एलिमेंट। पढ़ना यार जरा, मैं पी लूं। हाँ जी, 3.3 बेटा कहता है इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस नाइक्रोम फॉर हीटिंग एलिमेंट व्हेन a negligibly small current passes through it, its resistance at room temperature is found to be this। देखो जी, ये क्वेश्चन किस पे आ गया, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस वाला एक टॉपिक है जी। उसमें एक फार्मूला है, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। याद है फार्मूला कि नहीं? जब मैं टॉपिक कराता हूं तो मैं बच्चों को कहता होता हूं, जेई की तैयारी कर रहे हो तो भी, नीट की कर रहे हो तो भी, बोर्ड की कर रहे हो तो भी, ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला टॉपिक है, अब फिर से तुम्हें ये कहता हूं, बोर्ड की कर रहे हो लास्ट मोमेंट है, अब भी ये कहता हूं, टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला टॉपिक सिर्फ कहां से पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है। 2 ही पेजेस में है वो, कुछ ग्राफ्स हैं कुछ कंसेप्ट हैं, वो पढ़ना है। 2 या 3 क्वेश्चन हैं, 2 सॉल्व है शायद, और एक आधा बैक एक्सरसाइज में होगा, वही कर लेने हैं, वहीं से क्वेश्चन आ जाए।
पक्का करना, यहीं से करना। वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस नाइट्रोजन फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट व्हेन एन इंडिविजुअल स्मॉल करंट पासेस थ्रू इट, इट्स रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर इज फाउंड टू बी दिस। रूम टेम्परेचर पर, यानी जब टेम्परेचर कितना था 27 डिग्री सेल्सियस, उस वक्त रेजिस्टेंस कितना था इसका 75.3 ohm. When the toaster is connected to 230 volt supply, the current settles after a few seconds to a steady value of 2.68 ampere. करंट चेंज होकर 2.68 एम्पियर हो गया। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द नाइक्रोम एलिमेंट? दूसरा वाला टेम्परेचर मुझे चाहिए। अगर मुझे बेटा सेकंड वाला क्या मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया R1 T1, तो T2 निकाल ही लूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। पहले रेजिस्टेंस रूम टेम्परेचर पर था, जब रूम टेम्परेचर पे था उसका रेजिस्टेंस दे रखा है, रूम टेम्परेचर भी दे रखा है। बोलो डन हो गया। कहता है इसमें से करंट पास किया, करंट पास होने से हीट अप हो गया होगा, हीट अप होने के बाद कह रहा है कुछ देर बाद करंट कितने पे जाके सेट हुआ 2.68 ओम। ठीक है, वोल्टेज कितनी लगाई थी इस पे 230 वोल्ट। यहां से बेटा इसका इस वक्त कितना रेजिस्टेंस है वो निकाल लेंगे। बोलो डन। अभी कितना रेजिस्टेंस है इसका, अभी कितना है R इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I। वोल्टेज कितनी है 230, करंट कितना है इस वक्त इसका रेजिस्टेंस एक। व्हेन द टोस्टर कनेक्टेड टू दिस 2.68 एम्पियर है ना, मैं भी कहूँ रेजिस्टेंस कैसे दे दिया, ये तो क्या है एम्पियर है बेटा, तो इसको किससे डिवाइड कर दिया बेटा 2.68 से। क्या मैं इससे रेजिस्टेंस निकाल लूंगा? ये इसका इस वक्त का क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया 230 डिवाइडेड बाय 2.68। जल्दी बोलो डन है बेटा। अब क्या करूं, अब ये फार्मूला लगा देते हैं। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द नाइक्रोम एलिमेंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम एवरेज ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व इज दिस। जल्दी बताओ, क्या तुम्हें पता लगा क्वेश्चन में करना क्या? R2 तुमने निकाल लिया, ये वैल्यू। R1 तुम्हें पता है पुराना रेजिस्टेंस। ठीक है, अल्फा क्वेश्चन में दे दिया। यहां से क्या निकल जाएगा डेल्टा टी। वंस यू ऑब्टेन डेल्टा टी, क्या यूज कर देना बेटा T2 माइनस, एक बार डेल्टा टी निकल गया तो फिर क्या फाइंड कर लेना बेटा T2 माइनस T1 यूज करके T1 की वैल्यू पुट कर देना, T2 निकल आएगा। जल्दी बोलो, कराने की जरूरत तो नहीं है। सॉल्व करोगे अपने हाथों से कि नहीं ये बताओ मेरे को। क्या बेटा अल्फा ये रहा कि द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम एवरेज ओवर द टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व इज दिस। ठीक है जी, छोड़ो क्वेश्चन को, किया जा सकता है। ओके, हो ही जाएगा। सोल्यूशन इसका दे ही रखा है। पहले R2 निकाला 230 डिवाइडेड बाई 2.68, 85.8 हो गया। उसके बाद ये फार्मूला यूज करके T2 माइनस T1 यूज करके सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। और जल्दी बोलो समझ में भी लगा कि नहीं? अपने हाथों से सॉल्व करोगे तो बढ़िया रहोगे। ठीक है, सॉल्व कर लोगे तो बढ़िया रहोगे, हो जाएगा। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में भी आंसर दे सकते हो, इसका केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेल्टा टी है ना बेटा। T2 माइनस T1 चाहे सेल्सियस में जो केल्विन में, चेंज करो क्वेश्चन, हो जाएगा। अगर आप कंसेप्ट भी क्लियर करना चाहते हो, देखो कैसे कैसे क्या क्या हुआ, तो पूरा इसका डिटेल्ड में उसने ना थ्योरी भी लिख देता है। पढ़ लिया करो, एक बार पढ़ लो इन पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की। अब चलो टाइम नहीं है, कम से कम क्वेश्चन तो कर ही सकती हो ना। ओके, मेरी तरफ से अभी के लिए पॉइंट ये रिकमेंडेड, टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला टॉपिक बढ़िया से देखना, पक्का आएगा उसमें से। राइट है, टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला टॉपिक जो है उसको तो देखना ही देखना। ले जी अगला क्वेश्चन देखो। कहता है रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लेटिनम वायर ऑफ ए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट इज। ओके, ध्यान से सुनो। आइस पॉइंट पे यानी जब टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री सेल्सियस, तो रेजिस्टेंस कितना था बेटा 5 ओम। और स्टीम पॉइंट पे यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना था भैया, इट इज 5.23 ओम। अब देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना बड़े प्रैक्टिकली बनाए होते हैं, जो होता है वैसे ही होते हैं। मतलब कहने का
कि अगर प्लेटिनम का रेजिस्टेंस लिया ना उसने 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज भी कर दोगे तो भी रेजिस्टेंस कितना का चेंज हुआ है देख 5.23 100 डिग्री के फर्क पे भी 0.23 ओम का ही चेंज आया मतलब ये ना प्रैक्टिकली सारे क्वेश्चंस आते हैं राइट है एंड steam point is 5.23 ohm when the thermometer is inserted in a hot bath given temperature पर in a hot bath the resistance of the platinum wire is this इस given temperature पर रेजिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा 5.795 ओम कैलकुलेट दिस टेम्परेचर ये वाला टेम्परेचर मुझे क्या करना है फाइंड करना है ठीक है अब इस क्वेश्चन में ना कहीं पर भी अल्फा नहीं प्रोवाइडेड राइट है यहां पर अल्फा प्रोवाइडेड नहीं है तो हमें क्या करनी पड़ेगी दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी पहली इस टेम्परेचर की किसके साथ बनाता हूं आर नॉट के साथ समझ रहे बात को दूसरी इस टेम्परेचर की किसके साथ बनाता हूं 100 की किसके साथ बनाता हूं इसके साथ जल्दी बोलो समझ रहे बात को तो मेरे पास फार्मूला क्या है बेटा R2 इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बोलो डन हो गया अगर मैं पहले इस टेम्परेचर को पकड़ता हूं इस वाले को तो R2 इस टेम्परेचर पे कितना था 5.23 जल्दी बोलो डन बोला करो आर नोट कितना था 5 समझ गए ये आ गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इन दोनों टेम्परेचर की बात चल रही है ना तो फर्क कितना हो गया 100 माइनस 0 100 आ गया बोला करो डन ठीक है फिर इसको इसके साथ मिला दो तो R2 की जगह क्या लगेगा मेरे पास 5.79 बोलो ठीक हो गया बोलिया करो किसकी इक्वल आ गया आर नोट कितना है 5 क्योंकि इसको आर नोट के साथ मिला रहा हूं इस टेम्परेचर पे 5 था यहां क्या आएगा बेटा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी यानी T2 माइनस T1 T2 टी लेना पड़ेगा ये वाला टेम्परेचर तो T1 क्या चल रहा है 0 चल रहा है तो यहां पे क्या आ जाएगा टी आ जाएगा और जल्दी बोल दो समझ लग गया अल्फा गिवन नहीं है फाइंड टी करना है तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि पहले इसको खोल दे अल्फा खत्म करूंगा जब मैंने इसको खोला तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बनती है बेटा 5.23 ये कितना हो गया 5 इधर आके मैंने -5 कर दिया इक्वल टू क्या हो गया बेटा 5 अल्फा 5 इंटू अल्फा इंटू 100 और जल्दी बोलो डन हो गया जब मैंने इसको खोला तो ये हो गया 5.79 माइनस क्या हो गया 5 इक्वल टू क्या हो गया जी 5 इंटू अल्फा इंटू टी दोनों को डिवाइड कर दे डिवाइड किया तो क्या हो गया अल्फा से अल्फा 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल हो गया 5.23 माइनस 5 इसे लिख देते हैं 0.23 आ गया 0.79 आ गया इक्वल टू क्या आ गया टी आ गया कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम 1/2 1/t आ गया टी किसकी इक्वल आ गया बेटा कितना कहां पे 100 नहीं कटा था ना हाँ हाँ यहां पर क्या था 100/t था ना तो यहां पे क्या बना चेक करो टी आ गया आपका टी इधर आ गया 100 इंटू 79/23 जल्दी बोलो बच्चों क्वेश्चन समझ में लगा दो ही क्वेश्चन कर लो ये क्या पता रिपीट मारे तो ना हमारे कंसेप्ट तो रिपीट मार सकता है ठीक है जी तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है ठीक है जी आप आंसर चेक कर सकते हो यही आ रहा है 0.795/0.23 इंटू 100 345.65 डिग्री आ गया ठीक है सही किया मतलब मैंने तो ये इसका क्या बनेगा आंसर बनेगा कितने क्वेश्चन हो अभी तक 4 अब इतना टाइम तो देखो लगता ही है आधे घंटे में कितने क्वेश्चन हुए 4 क्वेश्चन ये क्वेश्चन करा देता हूं टिपिकल क्वेश्चन है कि आने के चांसेस कम ही है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इतनी बार आया हुआ है ये कि अब आता नहीं है ऐसा बिल्कुल डायरेक्ट है लेकिन चलो जो दे रखा है वो मैं करवा देता हूँ ठीक है ध्यान से सुनना बेटा कहता है बैटरी ऑफ 10 वोल्ट इज ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस ए डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूबिकल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ 12 रजिस्टर्स राइट है ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम
12 रजिस्टर है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम, सबका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नेटवर्क एंड द करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब। ध्यान से सुनना बेटा, इस क्वेश्चन को हम अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। उसने बोला डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नेटवर्क एंड द अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब। बैटरी देख लो कहां से कहां लगा रखी है इसने, एज टू एज लगा रखी है। मैं दोबारा बना रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये एक क्यूब है, क्यूब की जितनी भी साइड्स है वायर से बनी हुई है, और हर एक वायर का रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम ईच। मैंने रेजिस्टेंस शो नहीं की। डायगनली ऑपोजिट एंड्स के अक्रॉस, यानी यहां पर क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है, ठीक है। बैटरी कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की है। कह रहा है ए और बी एंड के बीच में नेट रेजिस्टेंस चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, ऐसे तो होगा नहीं, किरचॉफ लॉ लगेगा। यहां से जब करंट चला वो मान ले 6i चला, कितना चला 6i। 6i इसलिए चला क्योंकि आगे चल के इसने टूटना है, 6i में बढ़िया रहेगा। यहां से करंट जब 6i चला तो यहां पे चेक कर, 1 2 3 हिस्सों में बटेगा कि नहीं बटेगा। अब यहां से 6i आया है तो 3 इक्वल पार्ट्स में बढ़ना है इसने, 2i 2i 2i। जल्दी बोलो, जितना बोला क्लियर कि नहीं, ठीक है। 2i, तो ये क्या हो गया 2i 2i 2i। यहां पर आगे कितने रास्ते दिख रहे हैं उसको, तो ये कितना गया i, ये भी कितना आ गया i। ये जो आया यहां पर कितने रास्ते दिखे उसको, दो, ये भी i, ये भी i, समझ गए। यहां पर कितने रास्ते दिखे इसको, दो, ये भी i। यहां पे i और i मिलके क्या हो गया, समझ गए। ये i ऊपर पहुंचा, यहां पर इधर से पहुंचा, ये भी कितना हो गया, समझ गए। इधर से देख i आ गया, इधर से भी i आ गया, इधर क्या पहुंचा 2i। इस पॉइंट तक 2i 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 कितना हो गया 6i चला था, 6i निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात, समझ गए। ओके, अब क्रिचॉफ लॉ लगाऊंगा मैं, लूप लूंगा एक, यहां से पकड़ रहा हूं, यहां से इसका नाम रख लिया ई, ठीक है, इसका नाम रख लिया ए, ये रख ले बी, ठीक है। मैं बाहर बाहर से लूप ले लेता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। ए इसका नाम रख लिया, बी इसका नाम रख लिया, सी इसका नाम, बी तो पहले रखा हुआ था, सी रख ले, इसका डी रख ले, ऐसे चल रहा है। बोलो डन है, क्रिचॉफ लॉ लगाना आता है ना। यहां से शुरू कर रहा हूं, करंट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। बोलो डन है। जब मैंने क्रिचॉफ लॉ लगाया तो मैं पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा हूं ना, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हुए क्या लिखती है, माइनस वोल्टेज आई आर होती है ना। आई कितने 2i, और रेजिस्टेंस कितना है इसका 1। मैं अभी आर लेके चल रहा हूं, मैं अभी क्या लेके चल रहा हूं, आर लेके चल रहा हूं। तो माइनस कितना आ गया 2i इंटू आर। जल्दी बताओ, डन हो गया। आगे चलते हुए पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर जा रहा हूं, तो फिर पॉजिटिव टू किधर जा रहा हूं, नेगेटिव ही जा रहा हूं। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी आई आर। यहां से ऊपर करंट जा रहा है तो ये पॉजिटिव है, ऊपर वाला क्या है नेगेटिव है, ये कितना आ गया -2 IR, ठीक है। फिर यहां से यहां से तो -2 प्लस पहुंचा, समझ गए, नेगेटिव टू प्लस, बैटरी है ये, तो क्या आएगा प्लस ई। अभी मैं जनरल रख रहा हूं, अभी मैं इसको क्या रख रहा हूं, जनरल रख रहा हूं, लास्ट में वैल्यू पुट कर रहा हूं। जितना बोला क्लियर है, कितना आ गया 2 2 4 और 1 5, -5 IR इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस ई, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। ई किसके इक्वल हो गया 5 IR। बोलो डन। जब भी ये क्यूब वाला क्वेश्चन आएगा और सारे के सारे इक्वल होंगे बेटा, हमेशा ई इज इक्वल टू कितना आएगा 5 IR ही आ जाएगा। ध्यान से सुनना,
अब ओवरऑल वोल्टेज चेक कर, ए और बी के बीच का नेट रेजिस्टेंस कितना है, आर। ठीक है, ये नेट रेजिस्टेंस हो गया आर, और नेट वोल्टेज कितनी लिख रखी है, ई। वो जल्दी बोलो, समझे कि नहीं? तो यहां का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर है, ये सिचुएशन होगी। करंट कितना चला रखा है तुमने, 6i। ठीक है, तो बेटा ओवरऑल जब तू इक्वेशन लिखेगा तो लिखेगा ई नेट वोल्टेज इक्वल टू नेट करंट इनटू नेट रेजिस्टेंस। जल्दी बता, ओके। उधर ई इक्वल टू 5 आर भी है, यहां से ई की जगह क्या पुट कर दिया, 5 i r इज इक्वल टू 6 i r। आई आई क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो आर बेटा किसके इक्वल हो गया, 5/6। ठीक है, आर किसके इक्वल हो गया, 5/6 आर के इक्वल हो गया। जल्दी बोलो, समझ गए, क्लियर है? अब देखो होता क्या है, अगर ये जेई होता, नीट होता, तो मैं कहता ये तो आता ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा, डायरेक्ट रिजल्ट वाला नहीं आता। ठीक है, लेकिन भरोसा तो कोई भी नहीं है, हम तो कर ही लेना कम से कम। अगर बोर्ड एग्जाम की बात है तो इसके लिए मैं फिर कहूंगा यार ये तो नहीं आता, बट फिर भी अब दे रखा है तो चांसेस तो हैं, 0% तो किसी भी चीज की चांस नहीं है। ठीक है, वो फिजिक्स में एक वैसी मतलब कि टर्मिनोलॉजी है कि फिजिक्स कहते हैं भी किसी भी इवेंट के चांसेस 0% नहीं होते, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। एंड शिखर दोपहर चढ़ी हुई है, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ, गूगल ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ कि बरसात पड़ेगी, तो भी हो सकती, तो भी हो सकती। बाद में एनालिसिस करते रहेंगे साइंटिस्ट की, ये क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, लेकिन देयर इज नो इवेंट। फिजिक्स कहती है कि ऐसा कोई इवेंट नहीं है जिसके बारे में कहा जा सके कि ये हो ही नहीं, हो जाएगा, बाद में लोग एनालिसिस करते रहेंगे। तो भले जितना मर्जी इजी है आने को, ये भी आ सकता, हमें था, हमने कर दिया, डन हो गया जी। सवाल नंबर कितने हुए अपने, 5 हुए। अब ये फिर से एक किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन है, मैं इसकी इक्वेशन बना के दे दूंगा तुम लोगों को। जैसे ये क्वेश्चन जो है, इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्वेश्चन में ही गिवन है, तो हम उसके हिसाब से कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन ना होती तो हम पहले खुद क्या करते, इनकी डायरेक्शंस बना। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर, उसने शो कर रखी है तो उसके हिसाब से किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा। उलझा हुआ सर्किट है, कितने अननोन करंट दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, I1 I2 I3, उसने जो बना रखा है कितने दिखाई दे रहे हैं बेटा, I1 I2 I3। तो सॉल्व करने के लिए कम से कम कितनी इक्वेशन चाहिए, जल्दी बोलो, 3। कम से कम भी कितनी इक्वेशन लगेगी इसको सॉल्व करने में, 3 इक्वेशन लगेगी। तो इसको सॉल्व करने में इक्वेशन लगनी है 3। ध्यान से देख, आप बस आपको किरचॉफ लॉ रिवाइज करवा देता हूं। ये ए है, ये बी है, ये क्या हो गया सी। ये वाली लूप में लगा रहा हूं पहले किरचॉफ लॉ। जब मैंने लगाया तो करंट की डायरेक्शन तो उसने बनाई रखी है, तो मैं इधर प्लस लिख देता हूं, इधर माइनस लिख देता हूं, ऊपर जा रहा है, बोलो डन। इसका करंट नीचे जा रहा है तो इधर प्लस लिख देता हूं, इधर क्या लिख देता हूं, माइनस। इसका करंट इधर जा रहा है तो यहाँ प्लस लिखना पड़ेगा, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। बैटरी का माइनस प्लस तो दिख ही रहा है, बोलो डन हो गया जी, बोलिया करो। ओके, यहां से शुरू किया, प्लस माइनस, क्या लिखूं, माइनस। ठीक है, प्लस माइनस 4i2, बोलो डन। प्लस माइनस कितना आ गया, 2 × I2 प्लस I3, रेजिस्टेंस भी लेना ना बेटा। ठीक है, प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, क्या आ गया जी, 1 × I1 माइनस प्लस 10, किसके इक्वल हो गया, 0। ये पहली इक्वेशन, जितनी सॉल्व हो सकती है कर लो। ये होगी -4i2 -2i2, -4 और -2 कितना हो गया, -6i। ये कितना बन गया, -2i3 -i1 इक्वल टू -10, समझ गए ना। ये बन गई I1 प्लस 6i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 10। ये बनी पहली इक्वेशन।
तो बेटा बोलो समझ भी रहे हो बातों को? मैं इक्वेशन ही सॉल्व करके दूंगा, इक्वेशन बना के दे दूंगा। तीन तीन तो लगेंगी, तीन है ना अननोन। अब तो क्रिचॉफ लॉ हो गया रिवाइज। नीचे वाले पे लगाते हैं। पहले क्या लगाने पड़ेंगे मुझे? साइन लगाने पड़ेंगे। तो इसको लिखा प्लस, इसको क्या लिख दिया? माइनस। इसको लिखा प्लस, इसको क्या लिख दिया? माइनस। ये वाले पे पहले लगा हुआ है। इस लूप में भी एक बैटरी आ गई। कहां से शुरू करूं? इधर से करता हूं, प्लस से माइनस आता हूं। प्लस माइनस क्या लिखूं जल्दी बता? माइनस, बोलो, 4 × I1 माइनस I2। बोलो डन हो गया? सही लिखा ना? 4 ये वाला करंट लगेगा, यहां से यहां तक आए, माइनस से कहां गई? प्लस। माइनस से प्लस, 2 × I2 प्लस I3 माइनस I1। 2 × I2 प्लस I3 माइनस I1। प्लस से कहां गई? माइनस। माइनस 1 × I1। और माइनस से कहां गए? प्लस। प्लस कितना हो गया बेटा? 10 = क्या हो गया? जितना सॉल्व होता कर लो। ये क्या है? -4I1। ये क्या है? -2I1। -6 हो गया। ठीक है, ये माइनस आ गया, -7I1। फिर बचा -4I2 प्लस 2I2। तो -2I2 बचा। बोलो समझ गए? 4 था ना, 2 था। फिर बच गया I3। क्या है ये? 2I3 = कितना बच गया? -10। यहां से बेटा क्या हो गया? 7I1 प्लस 2I2 -2I3 = क्या हो गया? 10। ये हो गया सेकंड। तो बोल लिया तो करो। दो ही क्वेश्चन में आपका टेम्परेचर वाला रिवाइज हो गया, दो ही क्वेश्चन में किरचॉफ लॉ रिवाइज होएगा। और क्या चाहिए? हर एक चीज रिवाइज होती जा रही है, क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन हो रहे हैं अलग। ये दो हो गए, एक और नहीं होगी तो सॉल्व नहीं होता। ये वाली ले सकते हो, बढ़िया है। निशानियां लगी हुई हैं, प्लस माइनस, यही वाली सही रहेगी। क्या करूं जी? यहां से शुरू कर दो, प्लस माइनस। क्या बना? प्लस से माइनस गया तो -2I2 प्लस I3। जवाब दे दो ओके। ठीक है, -2I2 प्लस I3। प्लस से माइनस, माइनस आ गया, क्या आ गया? 2 × I2 प्लस I3 माइनस I1। I2 प्लस I3 माइनस I1। ठीक है, दो ही रजिस्टर। तो इधर से इधर आए, फिर बेटा कहां जाना पड़ेगा तुम्हें? -2 प्लस, तो यह देगा +5 = 0। तो जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? तो इट इज +5 = 0। अब इसको थोड़ा सा क्या कर ले? सॉल्व कर ले। -2I2 -2I2 -4I2 -2I1 -2I1। साथ में क्या है? -2I3 -2I3। गलत तो नहीं कर रहा, बस ये चेक कर लो। 4I3 प्लस 5 = क्या है? 0। उधर जाके क्या कर जाएगा? माइनस हो जाएगा। सब साइन चेंज कर रहा हूं। 2I1 प्लस 4I2 प्लस 4I3 = 5 आ जाएगा। ये बन जाएगी जी तीसरी। अभी इजी नहीं है मामला, 3 इक्वेशन सॉल्व करनी डिफिकल्टी होती है, लेकिन फिर भी चलो ट्राई करोगे हो जाएगी। जल्दी बोलो जी, करोगे इनको? ठीक है, देख लेना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन देख लेना। ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं बोला मैंने। मैंने बोला है 12-15 नंबर का एज इट इज मिल जाएगा। ओवरऑल अगर आपने एनसीईआरटी के हिसाब से सारा का सारा बढ़िया तरीके से कर लिया, तो एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आना, ये मान के चलो। करंट आप देख रहे हो, एक एक क्वेश्चन के अंदर बथेरी बातें हैं। एक क्वेश्चन और कहीं से जब हम करते हैं ना, इधर उधर से क्वेश्चन मॉड्यूल के कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो भाई जितनी देर में इसके 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, उतनी देर में उसके 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 5 क्वेश्चन करने में 1 घंटा लग गया हमें। 1 घंटे में उसके नॉर्मली जो बाकी आते हैं बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी के साथ यही है बेटा, उसने लिखा भी जो हुआ है, एक पैराग्राफ के अंदर बहुत बातें लिखी।
बस आपको पढ़ना आना चाहिए और क्वेश्चन जो है एक एक क्वेश्चन के अंदर थेरी बेरी बात है आपको करना आना चाहिए। राइट है, अभी टाइम है तुम्हारे पास। ठीक है, हमने तो पहले आके पकड़ लिया ना तुम्हें, तो अभी टाइम है, तो आप क्या कर सकते हो, जो बोला गया है उसको फॉलो कर सकते हो। राइट है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये अनबैलेंस्ड ब्रिज, कैसा ब्रिज है, अनबैलेंस्ड ब्रिज है। अब इस अनबैलेंस्ड ब्रिज को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, क्रिचॉफ लॉ का यूज कर कर, एनसीईआरटी बुक चेक करना नई वाली में, 7 तक ही है क्वेश्चन, 7 तक ही ना। तो ये अनबैलेंस्ड ब्रिज है, इसको कैसे करना है वो मैं डील कर देता हूँ, लंबा सोल्यूशन होता है, सॉल्व पूरा नहीं कराऊंगा, बता दूंगा कि क्या करना। अगर तो ये बैलेंस होता फिर तो कोई चक्कर नहीं थी, बात ही खत्म थी। ठीक है, अगर बेटा क्या होता बैलेंस, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी कि ये 100 ओम है, ये 60 ओम है, इसका रेशियो कितना आ रहा है 1/6, इसका रेशियो कितना आ रहा है 1/5, तो बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है तो फिर तुम्हें निकालना ही पड़ेगा अगर नेट रेजिस्टेंस चाहिए तो। द फोर वार्म्स ऑफ ब्रिज हैव द फॉलोइंग रेजिस्टेंस ए बी इक्वल टू दिस 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 दिस। निकालना क्या है इसमें, नेट रेजिस्टेंस निकालना है, चेक करो मांग क्या रखा है इस क्वेश्चन में। ओके, कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वेमीटर, मतलब आईजी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वो समझ लो क्रिचॉफ लॉ है। जैसे पीछे नहीं क्रिचॉफ लॉ कर रहे थे, तो क्रिचॉफ लॉ है, आईजी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कितने करंट्स दिख रहे हैं तुम्हें यहाँ पर, चेक करो कितने अननोन करंट्स, 3। तो कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, 3 बनानी। इक्वेशन बनवा दो, समझ गए कि नहीं, कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेगी बेटा, 3 बनानी पड़ेगी। इक्वेशन बना देते हैं। ये 10 वोल्ट है, 60 सब कुछ वैल्यू दे रखी है। ऊपर को जा रहा है तो इसको प्लस मान ले भाई, इसको माइनस मान ले। नीचे जा रहा है तो इसको प्लस मान ले, इसको माइनस मान ले। गैल्वेमीटर का करंट ऊपर प्लस, नीचे क्या मान ले, माइनस मान ले। ये नीचे आ रहा है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये ऊपर जा रहा है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। जल्दी बोलो, डन है ना। इन तीनों के चलते हमारा किरचॉफ लॉ पूरा रिवाइज हो गया कि नहीं, दो दो तीन तीन बार लगा लिया हमने। तो ध्यान से सुन, पहले मैं इस लूप को पकड़ रहा हूँ, यहां से यहां गया, प्लस से माइनस लिखवाओ जी जल्दी। माइनस क्या लिखूं, 100i1। अब जब मैं इधर आया तो क्या आया, प्लस से माइनस, माइनस क्या आ गया 15 ig। और जब मैं इधर गया माइनस से प्लस, प्लस 60 i2। बैटरी है ही नहीं है, ले जी 0 हो गया, समझ लग गया। ये एक इक्वेशन होगी। दूसरी यहां लगा ले, इधर से प्लस से माइनस क्या बना, माइनस 10 इंटू क्या आया बेटा साथ में, i1 माइनस ig। माइनस से क्या आ गए, प्लस भाई, साथ में क्या आ गया 5 इंटू i2 प्लस ig। ठीक है, फिर क्या आ गया -2 प्लस क्या बन गया 15 ig। किसके इक्वल आ गया, 0। ठीक है, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन होगी। अब तीसरी तुमने डिसाइड करनी है, बाहर 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 वाले ले ले। प्लस माइनस क्या बना बेटा, -60i2। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस क्या आ गया अभी 5 इंटू i2 प्लस ig। और यह आ गया माइनस से प्लस। ठीक है, प्लस क्या आ गया बेटा 10 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। ये बन गई तीसरी। और जल्दी बताओ सॉल्व करोगे कि नहीं, मेन पॉइंट है एफर्ट मारने। एक बार इन क्वेश्चंस को ट्राई जरूर करना, एक एक दिन में एक एक चैप्टर यही करना था तुमने। ठीक है जी, और कल आके स्ट्रिक्टली बेटा इसकी जो शीट है जो दूंगा वो सॉल्व करनी है, और जो आज वाली थी जो रह गई है उसको घर पे सॉल्व करो। ठीक है जी, हो जाएगा। कॉपी बंद कर ली तूने, 4 बज गए, सिग्नल दे दिया तुमने। चलो पहले बताओ जितना बोला क्लियर है, 7 क्वेश्चन है, अगले करा दूं है, 9 क्वेश्चन है करा दूं।